यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस आज हम लोग जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन सीरीज। एचपीएससी का अपना पेपर होने वाला है 22 जून को और अपना नेट का पेपर जो है वो भी अपना जून के अंदर होने वाला है। ओके, तो उसके लिए हम लोग जो है मैंने जो एचपीएससी की फाइनल रिवीजन की मैंने एक रोड मैप का वीडियो डाला था जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि अब हम लोग जो है वो एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे और साथ में चैप्टर वाइज रिवीजन भी शुरू करेंगे, जिससे जो बच्चे अभी बैच ले रहे हैं जिनका इस बार नेट हुआ है और जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी का, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाए सो दैट कि जो रेगुलर वीडियो है वो तो काफी बड़ी है। ओके, तो अगर मान लो आपको ये लगता है कि यार उसमें हम मतलब सभी सब्जेक्ट के हम वो नहीं लगा सकते तो कुछ सब्जेक्ट के हम रिवीजन से काम कर लेंगे। ओके, तो उनके लिए मैं चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो हमने जो है वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि अब जो यूनिट वाइज रिवीजन है वो तो आएंगी, जैसे मान लो हर यूनिट का एक रिवीजन वीडियो वो तो आएगा। अब साथ में हम लोग जो वो चैप्टर वाइज भी रिवीजन वीडियो जो है वो साथ में करेंगे सो दैट हमारी प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया हो जाए और हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो पूरा चैप्टर जो है वो मतलब जैसे पूरा यूनिट एक बार में नहीं हम रिवाइज करते। ओके, हम चाहते हैं कि आज मान लो मैं 2 या 3 चैप्टर रिवाइज करना चाहता हूं। ओके, तो वो पर्टिकुलर जो चैप्टर है ना तो उनका अगर रिवीजन वीडियो हो तो एक बार रिवीजन वीडियो लगा लिया, देन उसके बाद में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपका गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो उससे रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि ये काम करते हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो भी बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा हमारा जो है वो एफर्ट बढ़ जाएगा लेकिन ये उसका बेनिफिट बच्चों को बहुत मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन की बारी आएगी ना तो आप इजीली जो है और डेप्थ के अंदर इजीली भी और डेप्थ के अंदर जो है हर चीजों को प्रॉपर तरीके से जो है वो रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोगों ने जो है वो अभी स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 7 जो था आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ये अपना यूनिट नंबर 7 है। ओके, तो इस बुक के अंदर जो नेट में सिलेबस अपना दिया हुआ है और जो कमीशन ने एचपीएससी ने जो सिलेबस डिफाइन किया है दोनों सिलेबस जो है वो सेम ही है। ओके, एंटायर सिलेबस को हम लोगों ने 10 चैप्टर के अंदर जो डिवाइड किया था। जब हमने पूरा का पूरा बैंकिंग यूनिट कंप्लीट किया तो उसके 10 चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में जो है वो करवाया था। मैंने आपको बताया था कि ये 4 पार्ट इस तरीके से है। पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे पहले बैंकिंग के बारे में, जिसमें टाइप आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 2 था टाइप ऑफ बैंक, चैप्टर नंबर 3 था आरबीआई और चैप्टर नंबर 7 था आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर का। फिर पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर को, जिसमें पढ़ेंगे चैप्टर 1, 5 और 6। 1 है आपका ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिर है आपका फाइनेंशियल मार्केट और फिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और साथ में हमने पढ़ा डिजिटाइजेशन का। और पार्ट 4 के अंदर हमने जो है वो कंप्लीट किया था किसको, चैप्टर नंबर 10 बोले तो इंश्योरेंस को। अब इसी तरीके से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। आज जो है वो है 17 मार्च। आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 करेंगे और कल हम चैप्टर नंबर 3 और 7 करेंगे। ठीक है, मतलब अगले 4 दिनों में, एक तो आज का दिन हो गया और आगे के आपके 4 दिन और, तो टोटल मिला के 5 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा बैंकिंग जो है इसको हम जो है बढ़िया तरीके से रिवाइज कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, तो 40 जो है वो एमसीक्यूज में आपको करवा रहा हूं। हर मतलब अपना बैंकिंग के 40 क्वेश्चन जो है हम हर वीडियो के अंदर जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको जरूर करके जाना। वो सारी की सारी वीडियोस है हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर है। ओके, उनको जरूर कर जाना, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे, लगभग 5-6 हजार क्वेश्चन है, अगर आप ये कर जाओगे तो चाहे नेट का पेपर आप दे लो, चाहे आप पेपर दे लो एचपीएससी का, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा पेपर आपको कहीं ना कहीं वहीं से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन हमने उसके अंदर डाले हुए हैं। तो उनको जरूर करके जाना। ओके, चलो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 7 बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2 से। जैसे हमने रेगुलर वीडियोस हमने कंप्लीट करी, अब टोटल अगर हम बात करते हैं अपने रेगुलर वीडियोस का, तो हमने ये 10 जो चैप्टर है इनको लगभग हमने कुछ 30 से 40 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था। अब इनको 10 वीडियो में अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर की एक वीडियो जो है हम बनाएंगे और उसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम रिवाइज करेंगे। बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा ये फास्ट टैग पे रहेगा, बिल्कुल डिटेल में भी मैं नहीं करवा सकता क्योंकि वो तो रेगुलर वीडियो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा और जो मेन चीज है वो सारी की सारी आपको मैं बताते चलूंगा। ओके जी, चलो अब हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैंक के बारे में बेसिकली। ठीक है, अलग तरह के जो बैंक है, बैंक का जो मैकेनिज्म है, बैंक की जो वर्किंग है उसके बारे में। ओके, बैंक जो है वो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली जो है वो क्या करता है, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है और आगे लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा पब्लिक से डिपॉजिट और आगे क्या करेगा, लैंडिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ऐसा करके बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करने का जो है वो क्या करता है, काम करता है।
ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बैंकिंग। बैंक जो है वो क्या करता है, बैंक के द्वारा परफॉर्म की गई एक्टिविटी को बोलते हैं बैंकिंग एक्टिविटी। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग, पैसा पब्लिक से क्या करना, एक्सेप्ट करना, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी। ठीक है। फिर बैंकिंग कंपनी जो कोई भी एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर बैंकिंग का बिजनेस कंडक्ट करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग कंपनी। फिर हमने पढ़ा था इंडिया के अंदर कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी जो है अपने नाम के साथ में ये वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी वर्ड नहीं लगा सकती अगर वो बैंकिंग का बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं कर रही है। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था एनडीटीएल। हर बैंक के पास में जो भी पैसा पब्लिक डिपॉजिट करवाती है तो बैंक के लिए वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। वो लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक है डिमांड लायबिलिटी और एक होती है कौन सी, टर्म लायबिलिटी। तो एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब वो होता है जो जैसे ही पब्लिक डिमांड करेगी तो बैंक को लायबिलिटी मैच्योर करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड लायबिलिटी। इसके अंदर आएगा कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, जनरली। फिर और डिमांड लायबिलिटी और जो आपकी ये तो होगी डिमांड, और दूसरी थी टर्म लायबिलिटी। टर्म लायबिलिटी की अगर बात करते हैं वो क्या होता है, टर्म लायबिलिटी का मतलब कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही आपकी क्या करनी है, आपको मैच्योर करनी है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्म लायबिलिटी। इसके अंदर आएगा आपका एफडी अकाउंट या आरडी अकाउंट बेसिकली। ठीक है। अब डिमांड लायबिलिटी में क्या क्या है, इसको लर्न करके जाना, आपको मैंने सारा सिखाया था तो इसको जरूर याद करके जाना। डिमांड लायबिलिटी के अंदर बेसिकली आपका करंट डिपॉजिट, बैंक के पास में जो भी पैसा पब्लिक का पड़ा है करंट डिपॉजिट अकाउंट में, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन होता है सेविंग डिपॉजिट, मार्जिन को भी पड़ा है हेल्ड अगेंस्ट अ लेटर ऑफ क्रेडिट या बैलेंस इन द ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट। तो ये सब जो है ये सब आएगा किसके अंदर, आपका डिमांड लायबिलिटी में। टाइम लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, टाइम लायबिलिटी की डेफिनेशन ये बोलते हैं अदर देन डिमांड लायबिलिटी, उसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। इसके अंदर बेसिकली आएगा एफडी, कैश सर्टिफिकेट हो गया, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, टाइम लायबिलिटी पोर्शन था सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गया, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट अ लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। ये सब आएगा किसके अंदर, टाइम लायबिलिटी के अंदर। ठीक है। और ओडीटीएल के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डिपॉजिट, बिल पेबल, अनपेड डिविडेंड, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, ये सब। आप पेपर के अंदर कई बार क्या करेगा, ये आपको जो है शफल करके दे देगा, या तो मैचिंग में पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी डिमांड लायबिलिटी है, कौन सी टर्म लायबिलिटी और कौन सी ओडीटीएल है, या वो क्या करेगा आपको 7-8 दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कॉम्बिनेशन बना के पूछेगा कि बताओ इनमें से डिमांड लायबिलिटी कौन सी है। तो ये लर्न जरूर करके जाना। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं किसका, बैंक का, तो देखो बैंक की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, तो सबसे पहले ये जो बैंक वर्ड है, ठीक है, ये आया कहां से, ये ग्रीक वर्ड था बैंक्यू, वहां से, जिसको बेंची बोलते हैं। तो पहले शुरुआत में क्या था, व्यापारी जो है वो हर शुक्रवार को आते थे और एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना बेंच लगाते थे और वहां पे आके जो है वो क्या करते थे, अपना लेन देन करते थे। ठीक है। वहीं से जो है वो बैंकिंग का बिजनेस जो है वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहला जो बैंक पूरे वर्ल्ड के अंदर ओपन किया गया, इंडिया में तो बैंक स्टार्ट हुए 1770 में, 1770 में जो सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान ओपन हुआ। लेकिन वर्ल्ड में अगर बात करें तो वर्ल्ड में बैंक जो है वो स्टार्ट हो गए थे कब, 1148 में पहला बैंक खुला था जिसका नाम था कासा डी सैन जियोर्जियो। ठीक है। पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक जो एक किसी सरकार ने या किसी बॉडी ने ओपन किया था वो था आपका बैंक ऑफ वेनिस, जो ओपन हुआ था 1157 के अंदर। ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं, तो जो बैंक है उसके हमने फीचर पढ़े थे, ये डील करता है मनी में, इंडिविजुअल या फर्म हो सकती है। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, गिविंग एडवांसेस, ये सब। तो ये बेसिक चीजें, इसको रीडिंग कर लेना। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। अगर हमने बैंकिंग की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, इंडिया के अंदर बैंक को हम जो है वो 3 फेजेस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फेज, फिर आया आपका नेशनलाइजेशन का फेज, और तीसरा था आपका कौन सा, रिफॉर्म वाला फेज। ठीक है। जिसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, आफ्टर लिबरलाइजेशन वाला। ठीक है। अब शुरुआत के अंदर जो है वो क्या हुआ, सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है वो पहला बैंक ओपन किया गया 1770 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये बैंक जो है 1829 से 32 के पीरियड में क्या हो गया, बंद हो गया था। इसके बाद दूसरा जो बैंक ओपन हुआ 1786 में, इसका नाम था आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 5 ही साल के अंदर बोले तो 1791 के अंदर क्या हो गया, बंद हो गया। इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी स्टेट के अंदर जो है वो 3 बैंक ओपन किए गए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। ये जो आपके 3 बैंक थे 1809, 1840, 1843 में, ओके, इनको प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि मेन जो बिजनेस है वो इन 3 स्टेट से जो है वो होता था अंग्रेजों का। ठीक है। तो उन्होंने उन तीनों स्टेट के अंदर जो प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो क्या कर दिए थे, ओपन कर दिए थे। ओके। फिर उसके बाद में 1921 के अंदर ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को जो है वो क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करके इसको क्या नाम दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपको मैं बता दूं, इंडिया के अंदर जो आरबीआई है वो तो ओपन हुआ था कब, 1935 में। लेकिन 1935 से पहले इंडिया में रिजर्व बैंक की भूमिका, मतलब सेंट्रल बैंक की भूमिका जो है वो निभाता था कौन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इसको क्वासी सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। ये सेंट्रल बैंक तो नहीं था लेकिन ये सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाता था, ये ध्यान रखना। उसके बाद 47 में देश आजाद हुआ। उसके बाद 47 में देश आजाद होने के बाद में सबसे पहले गवर्नमेंट बोली यार ये जो अंग्रेजी नाम है ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको हटाओ, हम इसको क्या करते हैं, नेशनलाइज करते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया और उसका नाम रखा गया क्या, स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया, ठीक है। फिर 1959 के अंदर इसके अंदर जो है 7 एसोसिएट जो है वो क्या की गई, ऐड की गई। उसके बाद प्रोसेस जो है यूनिफिकेशन का स्टार्ट हुआ 2008 में। फिर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मर्ज कर दिया, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई में मर्ज कर दिया, और फिर 2017 के अंदर 5 जो इसकी बची हुई एसोसिएट थी अलोंग विद द भारतीय महिला बैंक, इनको जो है वो क्या कर दिया, एसबीआई के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया, और फिर एसबीआई पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक हो गया। इसके बाद में फिर 1865 में ओपन होता बैंक ऑफ इलाहाबाद, 1894 में ओपन हुआ था पीएनबी लाहौर के अंदर। 1926 में कमेटी को सेटअप किया गया, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है वो क्या किया, प्रोवाइड किया, और इसकी रिपोर्ट के बेस पर जो है आरबीआई को हमने क्या किया, सेटअप किया। 1949 की अगर बात करते हैं तो अपने इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर एक रेगुलेटरी एक्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बीआरए, बोले तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पहले इसका नाम जो है बैंकिंग कंपनी एक्ट था, लेकिन बाद में 1965 में इसका जो नाम है उसको चेंज करके क्या करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पहले बैंक ओनली कंपनी फॉर्मेट में बनते थे, लेकिन बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेट में भी बैंक बनने लगे, तो उनको भी अपने दायरे में लेने के लिए जो है इस एक्ट को जो है वो क्या कर दिया, इसका जो नाम है उसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है। फिर 1969 में पहला फेज जो है नेशनलाइजेशन का स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर 14 में जो बड़े बड़े बैंक थे उनको जो है वो क्या किया, मतलब 14 प्राइवेट सेक्टर के बैंक उनको गवर्नमेंट ने अपना बना लिया, उनको नेशनलाइज कर दिया। अब ये कौन से थे, वो बैंक जिनके अंदर डिपॉजिट जो है एट ए टाइम कितना 50 करोड़ से ज्यादा था। उसके बाद 1980 के अंदर 6 नए बैंकों को जो है 6 प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो बड़े बड़े थे उनको भी क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया था, जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा का था। ये जो लिमिट है याद करके जाना, एग्जाम के अंदर आ सकती है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जो है वो देखा था अपने इंडिया में जो बैंकिंग का जर्नी 3 स्टेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 तो अपना अर्ली फेज था जो स्टार्ट हुआ 1770 से 1969 तक। फेज 2 जो है ये नेशनलाइजेशन का, इसके अंदर जो है 2 स्टेज हम पढ़े थे नेशनलाइजेशन का, 1969 और 1980। और फिर फेज नंबर 3 जो है वो नया फेज था ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसके शुरुआत हुई इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से 1991 के अंदर जो रिफॉर्म अपने हुए थे। अब फेज 1 का आपको मैंने पूरी जो है वो बोल वचन करवा दिया कि कौन कौन सा बैंक कैसे कैसे जो है वो ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में फिर ये सब इसको ना एक बार आप अपने एंड पे रीड जरूर करना, ठीक है ना, आपको मैंने वो चार्ट के थ्रू करवा दिया, ठीक है। फेज जो 2 था उसके अंदर वो नेशनलाइजेशन फेज बोलते हैं उसको, और ये कब हुआ, 1969 में 14 मेजर बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर के 14 बैंक थे जिनके अंदर डिपॉजिट उस टाइम पे 50 करोड़ से ज्यादा थी, उन सभी वो मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला कि जितने भी बैंक है ना उनका एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट सेट किया। आप ये देखो पर्टिकुलर जो भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनमें कितने ऐसे बैंक है जिसके अंदर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पे पता चला कि 14 बैंक है, तो गवर्नमेंट ने 14 को जो है वो क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, सेकंड फेज जो नेशनलाइजेशन का स्टार्ट किया 1980 में, और इसमें गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया रखा वो रखा 200 करोड़ का, और गवर्नमेंट बोली कि एक काम करो, चेक करो कितने ऐसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है जिनके अंदर डिपॉजिट जो है वो 200 करोड़ से ज्यादा का, उनको क्या कर लो, नेशनलाइज कर लो। तो उनको जो है वो क्या कर दिया, ऐसे कितने बैंक थे, 6 बैंक थे, उनको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद ये कुछ डेट्स हैं इंपोर्टेंट, इसको पढ़ के जाना जरूर, ठीक है। ये बैंक कौन कौन से थे वो हमने देख लिया। अच्छा, ये जो 14 बैंक थे और फिर 6 में ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया ना, इसको बाद में जो मर्ज कर दिया किसके साथ में, पीएनबी के साथ में, फिर ये 19 रह गए थे, ठीक है। फिर फेज नंबर 3 जो स्टार्ट हुआ ये था रिफॉर्म फेज। इसके अंदर बेसिकली 1991 के अंदर एम नरसिम्हम कमेटी जो उसको एस्टेब्लिश किया गया, और ये बोला गया कि बैंकिंग सेक्टर की जो भी समस्या है ना उनका निपटान करने के लिए हम आपको सेटअप कर रहे हैं, ओके, आपकी कमेटी बना रहे हैं। अब आप हमें जो है वो रिकमेंडेशन दो कि हमको बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या सुधार करने चाहिए। फिर इस फेज को क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन फेज बोलते हैं। इसमें 2 बार कमेटी सेटअप किया गया, 1991 में और 1998 में। तो नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। अब नेशनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, नेशनलाइजेशन एक तरीका है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो वो क्या करती है, कंट्रोल ले लेती है प्राइवेट पर्सन की एसेट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। कैसे, बाय एक्वायरिंग द मेजॉरिटी और द होल स्टेक इन द कॉर्पोरेशन। बैंकों को नेशनलाइज क्यों करते हैं, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को इनकलकेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बैंकों को जो वो क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है। नेशनलाइजेशन 2 फेज में आपको मैंने पूरा बता दिया। इंपॉर्टेंट डेट जो है याद करके जाना, ठीक है। फिर फंक्शन की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जो है वो 3 तरह के फंक्शन पढ़े थे, एक था प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक डेवलपमेंट। अच्छा, आपको मैंने एक बात बोली थी कि मैं अब रिवीजन वीडियो तो करवाऊंगा और साथ में हर उसमें हम बेसिक भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ अजीब अजीब सी चीजें और हैं जो अपने को पढ़ के जानी है, जो हमने रेगुलर वीडियोस में तो कवर नहीं किया था, ओके। तो उसकी लगभग 3 लेक्चर और आएंगे बैंकिंग के, ओके। तो वो मैं 3 दिन में, कल, परसों और उससे अगले दिन, 3 दिन के अंदर ये तीनों लेक्चर मैं डाल दूंगा, उसको जरूर करके जाना, ठीक है। उनके नोट्स भी मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा, देख लेना एक बार, ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन की बात करते हैं कमर्शियल बैंक का। तो कमर्शियल बैंक के 3 फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और डेवलपमेंट। प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, पैसा एक्सेप्ट करते हैं
accepting the deposit, advancing the loan, creation of credit and the check system of payment fund. सेकेंडरी फंक्शन में दो तरह के, एक एजेंसी फंक्शन और एक है कौन सा, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी फंक्शन में जो बैंक कस्टमर के बिहाव पे करते हैं एजेंट बन के, उसको बोलते हैं हम लोग एजेंसी फंक्शन, और एक है जनरल यूटिलिटी सर्विस। फिर डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर जो है ये लोगों से सेविंग जो है वो क्या करना, उसको मोबिलाइज करना और उसको जो है वो क्या करना, लगाना, उसको डेवलपमेंट पर्पस के लिए फंडिंग को क्या करना, प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर मॉडर्न फंक्शन थे कुछ अपने। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा जो आप एक्सेप्ट करेंगे वो कैसे कैसे करोगे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसके अंदर जो है वो क्या होगा, कैश को डिपॉजिट किया जाएगा एक फिक्स पीरियड के लिए। ठीक है, डिपॉजिटर फिर विड्रॉ करेगा मनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स पीरियड। ठीक है, इसका एफडी बोलते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट, इसके अंदर जो आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, इसके ऊपर आपको कोई भी जो ब्याज नहीं मिलेगा। जो करंट अकाउंट होता है इसके अंदर आपको जो है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो गुड्स में तो आपको जो है वो सीसी लिमिट जो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये बेसिकली जो है वो क्या होता है, स्मॉल सेविंग को जो है इनकलकेट करने के लिए, मतलब लोगों के अंदर जो है वो सेविंग हैबिट को बढ़ाने के लिए जो है बैंक बेसिकली ये बोलता है कि आप अपना कुछ जो है अमाउंट हमारे बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करके उसमें जमा करो, हम आपको उसके ऊपर जो है क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो इसमें भी आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो। थोड़ी बहुत जो लिमिटेशन होती है कि कैश में 50,000 से अगर आप ज्यादा पैसा विड्रॉ करोगे तो जो पैन कार्ड है वो लगेगा, ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। इसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, बैंक के अंदर जो है वो पैसा जमा करवाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक अंतराल के अंदर। ठीक है, हर 12 महीने में, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, ऐसे। फिर एडवांसिंग लोन, एडवांसिंग लोन के अंदर बैंक जो है वो क्या करता है, पब्लिक का पैसा जो उसने एक्सेप्ट किया उसमें अपने पहले क्या करेगा, जो वेरिएबल रिजर्व रेशियोज हैं सीआरआर एसएलआर उनको मेंटेन करेगा, फिर पीएसएल करेगा, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग करेगा, फिर कुछ पैसा जो है वो क्या करेगा, आगे फंडिंग के तौर पे प्रोवाइड करेगा। अब कैसे कैसे करेगा, तो बैंक एडवांस है वो 3 तरीके का, एक है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये होता है 1 से लेकर 14 दिन के लिए। बेसिकली ये होता है किसके लिए, इंटर बैंक के लिए होता है। ठीक है ना, तो एक बैंक दूसरे बैंक को जो है जो इमरजेंसी के दौरान पैसा प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, फिर ओवरड्राफ्ट, जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं तो उनको एक फैसिलिटी मिलता है कि जितना पैसा आपका बैंक के अंदर जमा है, ठीक है, तो आप उससे ज्यादा का चेक जो है वो, अगर एक मौके पे अगर आपको ज्यादा का पेमेंट करना है तो आप चेक जो है वो काट सकते हो, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, ओवरड्राफ्ट। इसका नया वर्जन आपके पास जो अब चल रहा है वो है क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपके। ठीक है, फिर है आपका कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर बेसिकली जो है वो आप बैंक जो है वो क्या करेगा, आपको एडवांस करेगा। ठीक है, सीसी लिमिट आपकी बना देगा, जितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उसका 70% आपको जो है फंडिंग के लिए आपको अलग रख देगा और बोलेगा इसका, जैसे मान लो 1 करोड़ का स्टॉक अगर आपके पास में और 70% आपकी लिमिट बन गई तो इसका मतलब 70 लाख रुपए आप कभी भी बैंक से जो विड्रॉ करवा सकते हो। जितना पैसा विड्रॉ करोगे उसके ऊपर आपको ब्याज जो है वो पे करना पड़ेगा। फिर आपका डिस्काउंटिंग होता है बिल, तो बैंक ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बिल डिस्काउंटिंग का। और फिर क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, तो बैंक जो है वो बेसिकली कमर्शियल बैंक इनडायरेक्ट तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है उनकी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करके क्या करता है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट जो है बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्रेडिट क्रिएशन करना, और जो रिजर्व बैंक है उसका मेन काम क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन के अंदर हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि बैंक जो है वो क्या करता है, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करेगा और उस पैसे को जो है आगे पब्लिक को प्रोवाइड करेगा, जिससे लिक्विडिटी वो क्या करेगा, एनहांस करेगा और क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करेगा। फिर चेक सिस्टम या पेमेंट ऑफ द फंड, ठीक है, ये भी जो है वो बैंक का एक फंक्शन है। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन के अंदर एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जहां पे बैंक कस्टमर के एजेंट के तौर पे भूमिका निभाता है, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन के अंदर जो है वो क्या क्या है, कलेक्शन, पेमेंट और क्रेडिट हो गया, आपके भी यहाँ पे सेल या परचेस करना सिक्योरिटी का, ट्रस्ट इन एग्जीक्यूटर हो गया, रेमिटेंस ऑफ मनी हो गया, रिप्रेजेंटेशन एंड कोरेस्पोंडेंस हो गया, बुलियन ट्रेडिंग हो गया। तो ये सब जो एक्टिविटी है ये सब कौन करता है, बैंक करेगा आपके एजेंट बन के। जनरल यूटिलिटी के अंदर बैंक आपको लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, खास बात, अगर लोकर से कभी चोरी हो गई तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है ना, और वो जो डीआईसीजीसी की 5 लाख की लिमिट होती है ना, कि हर अकाउंट होल्डर को 5 लाख का जो बीमा, वो लोकर के ऊपर नहीं है, ओनली अकाउंट के ऊपर होता है। ये बात ध्यान रखना, जो सेविंग अकाउंट है ना उनके ऊपर वो लिमिट जो है वो एक्सटेंडेबल होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर एक्टिंग एज ए रेफरी, तो बैंक जो है वो रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है, अपने कस्टमर की रेफरेंस जो है वो कोई अगर से पूछता है तो उनको जो है वो फाइनेंशियल डिटेल भी प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, एलसी भी जारी करता है, अंडरराइटर की भूमिका निभाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन बैंक टाइम टू टाइम पे जो है वो सारे स्कैड्स जो है वो डेटा ये क्या कलेक्ट करके उसको डिसेमिनेट करने का काम भी करता है। ठीक है, टेबल चेक जारी करता है, गिफ्ट चेक जारी करता है, फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जो है ये इसको भी प्रोवाइड
करता है। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर कमर्शियल बैंक जो है क्या करता है, पब्लिक से पैसा जो है वो क्या करेगा, इसको कलेक्ट करेगा, मोबिलाइज करेगा, किसको, सेविंग को, उसको प्रोडक्टिव जगह पे लगाने का काम करता है। ठीक है, एक्सटेंड करेगा बैंकिंग सर्विस कहां पे, रूरल एरिया में। ठीक है, बहुत सारे आरआरबी 1975 में जो है पहली बार गांधी जयंती की 2 अक्टूबर 1975 को जो है आरआरबी जो है उनकी स्थापना जो किया गया था। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है वो सस्ते रेट पर जो है लोन प्रोवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं जनरली पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, फिर कैपिटल मार्केट को भी जो है वो क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उनको फंडिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, मॉडर्न फंक्शन के अंदर एटीएम फैसिलिटी हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। अच्छा, ये पढ़ना, क्रेडिट कार्ड जो है एक तरीके का प्लास्टिक कार्ड है। ठीक है, इसे रिप्लेस किया पेपर मनी को। क्रेडिट कार्ड बेसिकली यहां पे कार्ड होल्डर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, वो परचेज अभी कर लेगा और पेमेंट उसको बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक उसके यहाँ पे अभी हाथों हाथ पे कर देगा और जो कस्टमर है वो बाद में पेमेंट करेगा। उसको बोलते हो, ये जो आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, इसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, फिर मेल ट्रांसफर हो गया, टेली बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, राउंड द क्लॉक बैंकिंग हो गया, ये सब फैसिलिटी जो है बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके बाद फिर मॉडर्न सर्विसेज के अंदर सीबीएस हो गया कि अब आप जो है वो ब्रांच के कस्टमर नहीं है, बल्कि आप है कस्टमर किसके, बैंक के। आप अपने अकाउंट को जो है वो पूरे देश में किसी भी जो है वो अकाउंट से मतलब ब्रांच से जो है वो क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का फैसिलिटी आपको मिलता है, ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ई मनी इंडिया हो गया, ऑनलाइन रिजर्वेशन आप जो है वो कर सकते हो, डिपॉजिट सर्विस भी आपको मिलता है, डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके, और जो आपके सिक्योरिटीज हैं जो भी, ठीक है, वो सब वर्चुअल फॉर्म के अंदर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाए। तो बैंक ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। ईएफटी का फैसिलिटी मिलता है, ऑनलाइन बिल पेमेंट हो गया, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, कस्टमर केयर फैसिलिटी हो गया, एंड ऑनलाइन इंस्टा रेमिट, आरटीजीएस ट्रांसफर, ये सब हो गया। ठीक है, अब बैंक का जो मेन काम है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मोबिलाइजेशन, पैसे को इकट्ठा करना, उसके बाद में उस पैसे को 2 जगह पे लगाएंगे, एक तो क्या करेगा, लैंडिंग, और एक क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट। जनरली बैंक जो है वो इन्वेस्ट करेगा किसमें, एसएलआर में एंड नॉन एसएलआर सिक्योरिटी के अंदर। लैंडिंग करता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, जिसको पीएसएल बोलते हैं। ठीक है, लैंडिंग करेगा इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करेगा, लैंडिंग करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को, लैंडिंग करेगा सेंसिटिव सेक्टर को, लैंडिंग करेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, एंड फाइनेंसिंग टू द फैक्टरिंग कंपनी। इसके इन्वेस्टमेंट कहां करेगा, इन्वेस्टमेंट करता है एसएलआर एंड नॉन एसएलआर सिक्योरिटी में, इन्वेस्टमेंट करेगा बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, इन्वेस्टमेंट करेगा इन द कमर्शियल पेपर, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर एंड डिबेंचर ऑफ द पीएसयू यहां पे। ठीक है, जिनको जनरली हम नॉन एसएलआर सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अप्रूव्ड एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, इनको क्या बोलते हैं, एसएलआर सिक्योरिटी बोलते हैं। ध्यान रख के जाना इसको, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद फिर है आपका टाइप ऑफ बैंक। टाइप ऑफ बैंक के नाम पे सबसे पहला शेड्यूल के बेस पर, एज पर द सेकंड शेड्यूल के बेस पर तो 2 तरीके के, एक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एक है नॉन शेड्यूल। फिर डोमिसाइल के बेस पर या तो इंडियन बैंक या फॉरेन बैंक। ओनरशिप के बेस पर प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का, या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गया। फिर फंक्शन के बेस पर जो है कमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, एग्रीकल्चर, एक्सचेंज बैंक, सेविंग बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडिजिनस हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पर यूनिटी बैंकिंग हो गया, ब्रांच बैंकिंग हो गया, चेन बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग एंड कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग हो गया। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक के लिए कंडीशन जो है वो क्या थी, अगर कोई बैंक जो है वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है तो उसको बोलेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक। उसके लिए कंडीशन क्या थी, सबसे पहला कि बैंक जो है बैंकिंग बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, पेड अप कैपिटल जो है वो कम से कम कितनी, 5 लाख होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो है आरबीआई जो मिनिमम कैपिटल क्या बोलता है, अगर आपको यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए तो कम से कम 1000 करोड़ को कैपिटल आपका होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बैंक के जो भी काम है वो आरबीआई के हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट के डिटरमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आप जो है वो क्या होना चाहिए, आप कंपनी होना चाहिए और कंपनी एक्ट के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो बैंक आपके नाम को जो है आरबीआई एक्ट के, मतलब बैंक का मतलब यहां पे कौन हो गया, आरबीआई। तो आरबीआई आपको आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा। तो आप हो जाओगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और नॉन शेड्यूल वो है जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन शेड्यूल बैंक। इसके बाद है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक कोई भी एक ऐसा बैंक जिसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का हुआ आउटसाइड इंडिया हुआ, लेकिन उसने अपना ब्रांच ऑफिस ओपन कर लिया कहां, इंडिया में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरेन बैंक। ठीक है। डोमेस्टिक बैंक का मतलब क्या, एक ऐसा बैंक जो जिसका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कहां हुआ, इंडिया में, और वो ऑपरेट भी कहां पे करे, इंडिया में, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डोमेस्टिक बैंक। ओनरशिप के बेस पे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक वो है जिसके अंदर जो मतलब इसकी जो कैपिटल है वो किसके पास में होती है, गवर्नमेंट के पास में, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकार के बैंक। ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज बैंक व्हिच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जो व्हिच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट पार्टीज। और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो क्या होते हैं, जो बेसिकली जो है वो ग्रुप के द्वारा जो है वो रन किए जाएंगे। तो ये जो बैंक होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, इसमें कुछ कस्टमर मिलकर के जो है बैंक जो है ओपन करेंगे, और जो बैंक के ओनर है वही बैंक के कस्टमर भी होंगे। इसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है ना। आप 3 लेवल पे होते हैं। एक सबसे जो बेस लेवल है वो है आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, फिर आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। और फिर होते हैं आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि होते हैं अपेक्स बैंक होते हैं। ठीक है। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इनको पैसा मिलता है कहां से, पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से और आरबीआई से। और ये फिर जो है वो आगे क्या करते हैं,
अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, फंक्शन के बेस पर कमर्शियल बैंक वो है जो प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो क्या करता है, बैंकिंग बिजनेस को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशन दैट मेक शॉर्ट टर्म लोन टू बिजनेस एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएट मनी, और इसका मेन काम क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन करने का। ठीक है, तो दूसरा होता है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक वो बैंक होते हैं जो बेसिकली जो है इंडस्ट्रीज को जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, या तो उनको डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड करते हैं या उनके सिक्योरिटीज को परचेज करके इनडायरेक्ट तरीके से भी उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर बैंक वो होते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड आपको करेंगे। ये आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस देते हैं, किसको, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स को। एक्सचेंज बैंक बेसिकली ये कोई सेपरेट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। नॉर्मल जो बैंक है ना उसको एक्सचेंज बैंक तब बोल देंगे अगर वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो डील करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, सेविंग बैंक बेसिकली अपने इंडिया के अंदर जो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो भी सेविंग बैंक की भूमिका निभाते हैं। इनका मेन पर्पस ये होता है कि लोगों से छोटी छोटी सेविंग को इकट्ठा करना। ठीक है ना, और इंडिया में बैंक से पहले जो पोस्ट ऑफिस है ना वो बेसिकली सेविंग बैंक की भूमिका निभा रहा था और आज भी निभा ही रहा है वैसे वो। ठीक है, इंडिजिनस बैंक आपका देसी बैंक हो गया, जैसे गांव के अंदर जो आपके साहूकार हो गया, ठीक है, सुनार हो गए बड़े बड़े, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे कुछ प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रखवा लेंगे और आपको उनके बेस पे फंडिंग प्रोवाइड कर देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, देसी बैंक, इंडिजिनस बैंक हो गया। ठीक है, इनकी कमियां क्या क्या थी, ये ओल्ड आउटडेटेड मेथड को फॉलो करते हैं। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। ये ट्रेडिंग और कमीशन बिजनेस को एक साथ जो लेके चलते हैं। ठीक है, डिपॉजिट साइड जो होती है इनकी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ये खुद का पैसा बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ही क्या होता है, हाई होता है, और ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, फिर रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, अगर बैंकिंग एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है डेट इज गेट बेसिकली टुवर्ड्स द इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर को ध्यान में रख के अगर आप बैंकिंग एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेल बैंकिंग। ठीक है, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आएगा, ऑफरिंग सेविंग एंड करंट अकाउंट, बिल पेबल सर्विसेज हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, ये सब आएगा आपका किसमें, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, फिर आरआरबी की अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है वो रूरल एरिया के लिए भी जो है 1975 में सबसे पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किए, बैंक ओपन करे। ठीक है, रूरल एरिया के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए रूरल बैंक जो वो सबसे पहले क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब इसके लिए आगे हम देखते हैं ये शुरुआत कैसे हुआ था। तो एक ऑर्डिनेंस जो है पास किया 26 सितंबर 1975 को। ठीक है, और फिर आरआरबी एक्ट जो है आरआरबी की शुरुआत हुई 1975 में, और उसको गवर्न करने के जो एक्ट है वो अगले साल पास किया 1976 में। ये बात याद रखना। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो आरआरबी 5 आरआरबी को ओपन किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, गांधी जयंती वाले दिन। ठीक है ना, और जो इसकी मतलब 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी ओपन किए गए थे, और इसका जो एक्ट है वो पास किया 76 में। ये बात थोड़ा सा ध्यान करके जाना। ठीक है, इसके बाद इनको सेटअप किया गया था। इसके पीछे जो कमेटी थी वो कौन थी, ये थी नरसिम्हम कमेटी। ठीक है ना, ये भीष्म पितामह है बेसिकली। ठीक है ना, जो भी काम हुआ है ना पूरे बैंकिंग सेक्टर में, जो भी रिफॉर्म्स हुए वो सब इनकी वजह से हुए हैं। ठीक है, तो अपने बैंकिंग इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कौन है आपका, ये नरसिम्हम। ठीक है ना, तो नरसिम्हम कमेटी वर्किंग ग्रुप थी। इसके कहने पर जो है इनकी रिकमेंडेशन के बेस पर इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया था कि 5 बैंकों को जो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और उनको आरआरबी का दर्जा हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। आरआरबी की फंक्शन जो वो कैसे है, सबसे पहले जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 50% कैपिटल तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 15% कैपिटल जो है वो कौन लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट के अंदर आरआरबी ओपन किया गया, और 35% जो लगाना पड़ेगा स्पॉन्सर बैंक को। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे आरआरबी जो है शुरुआत में जो है एस्टेब्लिश किए गए। ठीक है, अलग अलग एरिया में, और आज की डेट में ओनली कितने, 43 है। ठीक है, लीगल एग्जिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो इसके लिए हम ये बोलते हैं आरआरबी के लिए आरआरबी एक्ट है, द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, जो बेसिकली आरआरबी को क्या करता है, गवर्न करने का काम करता है। ठीक है, ये एफडीआई की लिमिट का ध्यान रखना। ठीक है, ये तीनों का जो आरसिल्स है, एसएटी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके अंदर 100% है। प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनके अंदर जो है एफडीआई की लिमिट, मतलब बाहर के फिरंगी लोग जो अपने इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंकों में 74% तक कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 49% तक ऑटोमेटिक है। लेकिन 49 से ऊपर अगर जाना है 74 तक, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पब्लिक सेक्टर के लिए जो है 20% है, और जो सीआईसी है उनके लिए 100% है। ठीक है, फिर यहां पे लिस्ट बता रखा है शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का। लिस्ट ऑफ लोकल एरिया बैंक जो है वो कितने, 2 हैं आपके। स्मॉल एक है कोस्टल लोकल एरिया बैंक, और एक कौन सा, कृषि बीमा समिति लोकल एरिया बैंक। पहले कैपिटल लोकल एरिया बैंक भी था, वो अब खत्म हो गया है। ओके, अच्छा, ये लाइसेंसिंग के लिए आपको मैंने बता दिया। लाइसेंस अगर कोई भी अब एंटिटी अगर कमर्शियल आरबीआई को जो वो क्या करती है, अप्रोच करती है कि हमें यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस, तो आरबीआई जो कुछ कंडीशन लगाएगा। कंडीशन में सबसे पहले तो ये है कि कम से कम 1000 करोड़ की आपकी क्या होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में फिर ये है कि जो भी
इंडिविजुअल हैं जो आपके बोर्ड के अंदर, कम से कम उनको 10 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग या फाइनेंस के अंदर, ठीक है। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को यहां से क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। एक NOFCH नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी बनाना आपके लिए क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशन आपको जो है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, देन आप जो है वो इंडिया के अंदर आपको जो है यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद फॉरेन बैंक आपको मैंने बता दिया, फॉरेन बैंक कोई भी एक ऐसा बैंक जिसका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन वो कहां हुआ, आउटसाइड इंडिया हुआ, लेकिन उसने अपना ब्रांच ऑफिस ओपन कर लिया कहां पे, इंडिया में, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, फॉरेन बैंक। आज की डेट में कितना 44 है, याद रखना इसको, ठीक है ना। इसके बाद में है जी आपका फॉरेन बैंक का ये पॉलिसी। अब आरबीआई की जो पॉलिसी है ना इन द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बैंक, वो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। एक तो रेसिप्रोसिटी, आरबीआई सीधा ये बोलता है अगर हम बाहर के बैंकों को, मतलब जैसे मान लो अमेरिका का कोई बैंक अगर इंडिया में ओपन हो रहा है, तो आरबीआई सीधा ये बोलता है कि यार देखो हम तुम्हारे बैंक को लाइसेंस दे रहे हैं, तो तुम्हारे भी, अब तुम भी रेसिप्रोकल जो कमिटमेंट को निभाओगे और तुम भी अपने देश के अंदर हमारे यहाँ के जो बैंक्स हैं उनको भी लाइसेंस जो है वो क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। और दूसरा जो है वो क्या, सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस आपका जो है वो होना चाहिए। आरबीआई, इसका मतलब है कि आरबीआई डेट कि ब्रांच मोड जो है, इधर द ब्रांच मोड या होली ओन सब्सिडरी मोड जो है उसी को हम परमिट करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर आप इंडिया के अंदर कोई ब्रांच ओपन करोगे ना, तो 100% पैसा आपको अपना ही जो है वो लगाना पड़ेगा, ताकि आप हमारा पैसा जो ज्यादा अपनी कंट्री में लेकर ना जाओ। फायदे क्या क्या थे, नई नई टेक्निक जो लेके आते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस जो लेके आते हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो है इन्होंने बहुत सारे जो है वो क्या करें, काम करें। नुकसान क्या क्या है, बहुत सारा पैसा जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। ये इनका जो मेन फोकस है वो बड़ी सिटीज के अंदर होता है, तो और जो लोकल एरिया है, ठीक है, वो वंचित रह जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो ये क्या था, इजी क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल बिजनेस को या पूर सेक्शन सोसाइटी को, उसके लिए जो है कोऑपरेटिव बैंक जो अपने इंडिया के अंदर क्या किए गए, स्टार्ट किए गए थे। शुरुआत कैसे कैसे हुई थी आपको मैंने बताया था, इसको पढ़ लेना एक बार पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद फिर मेन जो चीज है वो है कोऑपरेटिव बैंक है क्या, तो कोऑपरेटिव बैंक जो फाइनेंशियल एंटिटी होती है जो बिलोंग करती है मेंबर्स से, ठीक है ना। इनके अंदर जो पैसे लगाने वाले कौन है, मेंबर है, और ये जो बैंक के जो कस्टमर है वो भी जनरली कौन होते हैं, मेंबर होते हैं। वो एट द सेम टाइम द ओनर, जो मेंबर भी और साथ में ये ओनर भी होते हैं, एंड द कस्टमर भी होते हैं किसके, बैंक के। इट इज ऑफन एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम लोकल और प्रोफेशनल कम्युनिटी हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट। इट इज फॉर्म टू प्रमोट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ये प्रोटेक्ट करते हैं उनको फ्रॉम द क्लच ऑफ द मनी लेंडर जो प्रोवाइड करता है लोन एट एन अनरीजनेबल हाई इंटरेस्ट रेट टू द नीडी। अब इनके ऊपर जो ड्यूअल रेगुलेशन चलता है, एक तो आपकी आरबीआई जो है उसके प्रोविजन भी, और साथ में जो है वो क्या, जो नाबार्ड है उसके प्रोविजन भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं, सबसे पहले कस्टमर ओन एंटिटी होती है, ठीक है। इनके जो मालिक है वो जनरली जो बैंक के कस्टमर है वही इसके मालिक होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है, कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, एक मेंबर का एक ही वोट जो है यहाँ पे रहेगा। प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। जो रूरल मासेज है उन सबको इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लोगों को जिनको नॉर्मल बैंकिंग से जो है वो फंडिंग प्रोवाइड नहीं होती है, जनरली ये काम होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें कोऑपरेटिव बैंक का, तो हमने ये पढ़ा था सबसे पहले शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आपके 3 लेवल है। सबसे पहले अपेक्स लेवल पे तो कौन है आपके, जो आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, अपेक्स लेवल पे होते हैं। फिर इंटरमीडिएट पे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और फिर बेस लेवल पे आपके प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो विलेज लेवल पे काम करती है। फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में 2 तरीके से हैं, एक है आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और एक है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लेना इसकी कंडीशन। आप कोऑपरेटिव बैंक इंडिया के अंदर जो है जो बेसिकली किसकी सेक्टर के अंदर जो काम करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, मिल्क हो गया, नर्सरी, पर्सनल फाइनेंस, ये सब आपको प्रोवाइड, इसके लिए इन सब के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया फाइनेंस करते हैं अर्बन एरिया बाय वर्च्यू ऑफ द जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए पैसा प्रोवाइड करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। होम फाइनेंस हो गया, कंज्यूमर फाइनेंस हो गया, पर्सनल फाइनेंस हो गया, इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या थे, इनको बनाना बहुत इजी है। ये एक अल्टरनेट तरीका है क्रेडिट का, मतलब अगर कहीं और से पैसा नहीं मिला तो ये यहां से आपको पैसा प्रोवाइड हो जाता है। चीप क्रेडिट मिलता है, अगर आप इसके मेंबर है तो आपको सस्ते रेट के ऊपर जो है वो क्या होगा, पैसा प्रोवाइड हो जाएगा। ये एंकरेज करते हैं लोगों के अंदर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट को एंकरेज करने का काम करते हैं, और ये हेल्प करते हैं एडवांसमेंट इन द फार्मिंग, उसके लिए बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि आप नई नई जो इक्विपमेंट है उनको आप परचेज कर पाओ। लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या, सबसे पहला कैपिटल बेस बहुत ही क्या रहता है, छोटा रहता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही क्या रहता है, ज्यादा है। आरबीआई का सुपरविजन जो है
वो कोई ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे धांधली होने के खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। ड्यूअल कंट्रोल होता है, एक तरफ आरबीआई की बात भी माननी होती है और दूसरी तरफ जो है वो रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बीच में जो है वो परेशान करती रहती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होती है और फाइनेंस के लिए जो है वो डिपेंड करना पड़ता है किस पे, आरबीआई पे और नाबार्ड पे और गवर्नमेंट पे रीफाइनेंस फैसिलिटी के लिए, जो कई बार अपने को प्रोवाइड नहीं होता। और जो यहाँ पे लोन होता है बेसिकली जो कस्टमर को प्रोवाइड किया गया, मतलब जो मेंबर ही है बैंक के, ठीक है, और वो लोन बहुत ही ओवरड्यू होते हैं और जनरली जो बोर्ड होता है, ठीक है, जो इन कोऑपरेटिव बैंक का जो बोर्ड होता है वो उनको ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं है, ठीक है, जिससे एनपीए की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए कैपिटल बेस पे इनका क्या रहता है, कम रहता है और सरकार भी इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। ओके, ये था चैप्टर नंबर 2, मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने आज के इस वीडियो के अंदर हमने रिवाइज किया। काफी सारी चीजें थी, तो ऊपर से आपको मैंने एक बार जो है वो पूरा बता दिया अपने एंड पे। अब आपको रीडिंग पूरी की पूरी करनी है, अब आप बुक खोलना और इसको पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है ना। तो 10 टोटल चैप्टर हैं, 10 में से एक चैप्टर रिवाइज हो गया। अब कल 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। फिर उसके बाद में अगले दिन हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर को, 3 चैप्टर का रिवीजन वीडियो डालूंगा मैं, चैप्टर पहले का, 5वें का, 6ठे का। उसके अगले दिन हम चैप्टर नंबर 4, 8, 9 और फिर जो है 5वें दिन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 इंश्योरेंस। तो आज पहला दिन हो गया, अगले 4 दिन में ये बाकी जो अपने बचे हुए चैप्टर इन सब का रिवीजन वीडियो हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं और इन्हीं अगले 4 दिनों के अंदर हम लोग जो है जो एमसीक्यूज हमने स्टार्ट करके हैं वो भी अपने कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। पेपर में जाने से पहले एक बार एमसीक्यूज की मैंने विद सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाली है, ठीक है ना। तो उसको कम से कम 2 से 3 बार आप देख जरूर जाना सारे क्वेश्चन को। मैं आपको ये बोलता हूं, मतलब एग्जाम में जब आप बैठोगे क्वेश्चन आएंगे ना आपके सामने, आप ये बोलोगे यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं करके आया हूं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसी तरीके के ही होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि जो 5-6 हजार क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि आपको पूरा पेपर उसमें से मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जनरली आपको सिमिलर ही मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, कुछ अटपटी चीजें नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, फैक्ट एंड फिगर के क्वेश्चन भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी है और एनालिटिकल भी है। तो हर तरीके के क्वेश्चन को हम उसमें कवर कर रहे हैं, मैचिंग के क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो हर तरीके के क्वेश्चन अगर हम कवर करके अगर जाएंगे पहले ही, ठीक है ना, तो जब एक्चुअल में पेपर जब हम बैठेंगे पेपर के अंदर तो क्वेश्चन जनरली वैसे ही अपने को देखने को मिलेंगे। तो आप हम ऑलरेडी उसके लिए यूज टू हैं, इतनी बार हम पहले क्वेश्चन जो है उनका प्रैक्टिस कर गए हैं, तो पेपर में जब बैठेंगे तो अपने को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अभी टाइम है, लगभग 90-92 दिन पड़े हैं अभी भी। अगर आप डेली बेसिस पे 50-10 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो ना तो भी बहुत है, क्योंकि 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी रोज के अगर आप कर रहे हो, ठीक है, 90 दिन मान लो आपके पास में पड़े हैं तो 3600 मतलब 3536 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन अगर आप कर जाते हो, यार बहुत है क्वेश्चन इतने, ठीक है ना। तो डेली क्वेश्चन अपने को रेगुलर बेसिस पे करने हैं, तो मैं आपको जो करवा रहा हूं उसको आप साथ के साथ में कर लेना। ओके जी, चलो ये फर्स्ट चैप्टर आज हमने जो रिवाइज कर लिया। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा। और दूसरा एचपीएससी का जो बैच है हमारा चल रहा है अभी, तो अगर आप एचपीएससी का अगर आपने पेपर देना है 22 जून को, ओके, तो उसके लिए बैच हमारा चल रहा है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 10 जो यूनिट है उनकी किताबें मिलेंगी, प्लस उनका डिटेल रिवीज आपको डिटेल लेक्चर मिलेंगे, प्लस चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो और साथ में यूनिट वाइज रिवीजन वीडियो वो भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है हर यूनिट के लगभग 500 600 प्रैक्टिस एमसीक्यूज है वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज इस बार जो हम करने वाले हैं, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 10 मॉक टेस्ट हम जो है वो लगा के जाएंगे 100 क्वेश्चन के, सो दैट मतलब पेपर में जब बैठे ना तो यू यार कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब पेपर है लेकिन ऐसे पेपर में बहुत बार पहले ऑलरेडी करके आऊं, इस तरीके का अपना मेंटल एस्पेक्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना जी। चलो बाकी अगर कोई और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार इतना करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।